कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं, मिजाज अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा करम। हाँ, तो टाइम कितना है अभी? अभी है मेरे पास तकरीबन 15-20 मिनट तो हैं अभी। तो आप तो चूंकि एक जस्तजू में रहते हैं, अमूमन हमारी कौम को नहीं पता आज 27 दिसंबर ये बजाय इसके कि किसी भी बरसी मनाई जाए, ये यौम इबरत है। बेनज़ीर को शहीद कह देना किस लिहाज से शहादत है वो, मतलब इवन हमारे पॉलिटिशियन भी। और सेकंड चीज, ये जो सिलसिला चल रहा है इबरत का, जो भुट्टो को फांसी होना, जो भी सपूत पाकिस्तान के, सपूत ढाका के जिम्मेदार थे, फिर मुजीबुर रहमान का अपने फौज के हाथ मारे जाना, हसीना वाजिद का बच जाना, फिर भुट्टो के पूरे खानदान का मलियामेट हो जाना, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, हमारे असल में नेचुरली हम सब ऐसे हैं, हम ये कहते हैं यार कि जब कोई मर गया है तो बस उसके बारे में गलत बात ना करो। जहां मुझे एतराज होता है ना, जिस तरह आपने जिन चीजों की तरफ तवज्जो दिलाई है, मुझे ये एतराज होता है कि अगर कोई बंदा बुरा था, करप्ट था, उसने गलत काम किए, मुल्क को नुकसान पहुंचाया, उसकी वजह से अवाम भूखी नंगी है, आज भी थर में बच्चे भूखे, भूख और पानी की वजह से, यानी 12 साल की इनकी हुकूमत और 40-50 साल से ये सिंध में हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन जो जहां मुझे इशू है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ इशू है। मैं ये कहता हूं कि एक बंदा मर गया है, हम उसके बारे में नहीं गलत बात करते जी, ठीक है, मैं एग्री करता हूं, नहीं करते जी, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी वो बंदा फरिश्ता था और उसी का हम नजरिया आगे लेकर चल रहे हैं, यहां मुझे एतराज है। आप खुद उसको लेकर आ रहे हैं बीच में, आप उस बंदे को डिस्कशन में लेके आ रहे हैं और दूसरों को मजबूर कर रहे हैं कि वो उसके ऊपर बात करें। अगर वो करेंगे तो आप फिर वो कार्ड खेलते हैं जी कि देखें जी हमारे साथ तो बड़े जुल्म हुए हैं, हम अगर बात ना करें तो अवाम गुमराह होती है, हमें फंसाते हैं ना। अगर आप लाशें बेचेंगे और उन लोगों को जिन्होंने यहां पे हुक्मरानी की लेकिन हक नहीं अदा किया, अमानत में खयानत की, आप उनको अगर फरिश्ता बना के पेश करेंगे तो हमारा फिर काम बनता है अवाम को सच बताना कि ये वो लोग उस तरह नहीं थे जिस तरह की ये आपको बता रहे हैं। जस्ट बिकॉज कोई बंदा हादसाती मौत का शिकार हो गया है, वो उसको फरिश्ता तो नहीं बना देता ना। हो सकता है उसने अपने आखिरी वक्त में अल्लाह से माफी मांग ली हो, मुझे तो नहीं पता। हो सकता है मरने से पहले उसने अल्लाह से तौबा की और अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली और उसको हादसाती मौत मिली, हो सकता है अल्लाह उसको वाकई शहीद का दर्जा दे दें। ये बात भुट्टो के लिए भी हो सकती है कि वो जेल में, हो सकता है उसने जो भी गलतियां की अल्लाह से रो रो के माफी मांग ली हो, हमें तो नहीं पता। अल्लाह तो वो करीम रब है जो फिरौन को भी माफ कर देता, अगर वो पानी के अंदर ना जाता, पीछे रहते हुए वो माफी मांग लेता ना, पानी के अंदर जाने से पहले, दरिया को क्रॉस करना शुरू करने से पहले अल्लाह उसे माफ कर देते। उसकी माफी तब खत्म हुई जब उसने अंदर छलांग लगा दी कि अब मैं भी पीछा करूंगा, तब उसके बाद फिर खत्म उसका चांस। अल्लाह तो फिरौन को भी माफ करने के लिए कितनी निशानियां भेजी। कहने का मतलब यह है कि हम ये चाहते हैं कि आप लोग ये जरूर कहें कि इनकी बच्चों की वालदा को दहशतगर्दी का वो शिकार हुई है, कि दुख कैसे भी हो माँ बाप, आपके लिए वो दुख का मामला है अगर आपके माँ बाप में से कोई भी अचानक उसके साथ ऐसे हो जाता है, ये इंसानी हमदर्दी है। इसी तरह भुट्टो के हवाले से आप कह सकते हैं कि जिस तरह उसे फंसाया गया वो जबरदस्ती का था, वरना पाकिस्तान में ताकतवर को सजा नहीं होती, अमेरिका के कहने पे किया गया। लेकिन उस जमाने में जो भुट्टो ने किया, जो अपने मुखालफों के ऊपर गोलियां चलवाई, जो लोग मारे, वो हुआ तो है ना, ये तो सच आपको मानना पड़ेगा। मेरे जो नाना थे वो भुट्टो के, यानी जिन पे भुट्टो सब ज्यादा ट्रस्ट करता था ना, यानी करीब के लोग जिनको वो बंदूक पकड़ा के, यानी खुद कहता था कि यार तुम अगर मेरे करीब खड़े होगे ना तो मैं महफूज रहूंगा। और ये वो दिन थे जब भुट्टो अपनी फौज से डरना शुरू हो गया था कि ये मुझे मरवा देंगे। तो मेरे नाना उस टाइम कहा करते थे कि मतलब भुट्टो के बारे से बताते थे कि ये इसने किया, और बाद में वो हमें बताते, और हम इसीलिए मुतनफर हुए कि वो हमें तो इनसाइड स्टोरीज पता है ना उसके हवाले से, करीब से देखा है, इन लोगों का पता है इनकी असलियत क्या है और हकीकत क्या है। तो जब ये उन्हें फरिश्ता बना के पेश करते हैं, भुट्टो ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, एटमी कुव्वत की तरफ पाकिस्तान को लेके जाना, और बहुत सारे मुस्लिम, वो जो एक लगा हुआ था कि मैं बन जाऊं बड़ा और लीडर बन जाऊं मुस्लिम ब्लॉक का, और ट्राई तो उसने की ना, ये तो उसको वक्त नहीं मिला, वरना ये जो ओआईसी और सारा तो उसने ले जाना था सारा कुछ। अरब उस टाइम इतने पावरफुल तो नहीं हुए थे और पाकिस्तान एटमी कुव्वत बनने की तरफ जा रहा था, सूरत हाल मुख्तलिफ थी। लेकिन अब अगर आप कहें जी कि बेनजीर भी जी अब हम जी उसकी तरह लीडर बनाना है, वो मरियम भी बेनजीर जैसी है तो वो बड़ा अच्छा है, तो आसफा भी बेनजीर, ये गलत है, ये चीज अवाम को नहीं करनी। आप ये कह सकते हैं कि ज्यादती हुई थी, हम वो दिन मना रहे हैं, हम दुख है, हमें गम है, हम उस तरीके से इसको लेके जाना चाहते हैं, बस इस बात में मुझे एतराज नहीं होगा।
बाकी मुझे एतराज है कि अगर आप उनको फरिश्ता बना के दिखाएंगे, ये सरे महल, ये हार, ये स्विस अकाउंट्स, ये एसजीएस कोटेक्ना, ये सारे ये क्या था, और बेशुमार ऑयल में और पता नहीं किधर किधर ये सारे। आज मैं थोड़ा पुराना याद कुछ मेरे पास था वो देख रहा था कि इतने केसेस ये क्या हुआ इनका। तो इसलिए जो है ना ये गलत तरफ लेके जा रहे हैं, और हमारे मीडिया को भी इस पे खुल के बात करनी चाहिए। हीरो नहीं बनाना चाहिए जो लोग हीरो नहीं है उनको। फरहान मलिक, मैं आपकी रहनुमाई चाहूंगा। आप ये बताइए कि किसी एक शख्स के गलत फैसले से आने वाली कई नस्लें या तो सवर जाती हैं या वो बर्बाद हो जाती हैं। तो ऐसे शख्स के मुतालिक नेगेटिव राय देना, जैसे मीर सादिक है, मीर जाफर थे, आज तक उन पे जो भी डिस्कशंस होते हैं वो नेगेटिव ही होते हैं ना, पॉजिटिव तो नहीं होते। तो हमारे यहाँ जैसे बेनज़ीर ने खालिस्तान वाली फहरिस्तें दी, नहीं तो ज़ियाउल्लाह के दौर में या अगर वो जी जाते तो खालिस्तान की तहरीक कामयाब हो गई थी। तो मतलब मुझे कुछ अजीब सा फील होता है, आप रहनुमाई करें। अच्छा, ये भी कुछ अजीब अजीब ही बात है। मेरी एक दफा किसी मतलब जो लोग मालूमात रखते हैं कुछ एक इदारे के शख्स से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये एक्चुअली उस टाइम जो किया गया था वो बेनज़ीर की दबाव डाल के हुकूमत उतारने के लिए एक घड़ी गई थी स्टोरी। असल में ये नहीं हुआ, ये एक इदारे के बंदे ने मुझे बताया था। तो मुझे इसके बारे में क्योंकि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर मैं एक और बात करूंगा कि चलें ये मान लेते हैं कि ये हुआ है, तो फिर इदारों ने बेनज़ीर को 93 में दोबारा क्यों आने दिया? ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर कोई इतना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, अगर कोई आपके इतने बड़े स्ट्रेटेजिकल एसेट्स को हवाले कर देता है दुश्मन के, तो आपने क्यों उसे दोबारा बनने दिया? तो फिर कमजोरियां खामियां तो फिर अपनी है ना। अगर ये इल्जाम मान भी लिया जाए तो फिर हमें तो अपनों ने लूटा, घरों में कहां दम था, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमें दुख तो फिर उनका है ना जिन्होंने ये करने दिया। यानी नवाज शरीफ को आपने उतार दिया, दबाव डाला, जैसे भी हुआ हुकूमत उतरी, साग खान के साथ मिलके। लेकिन अगर उसका रिजल्ट ये था कि इन्होंने आना था, जिन पर इल्जाम आप ये लगाते हैं कि उन्होंने लिस्टें दे दी थी, तो फिर तो नवाज शरीफ ही ठीक था। वो कम से कम जी हजूरी तो करता। देखिए 90 से 93 तक नवाज शरीफ जी हजूरी किया करता था। ये तो बाद में उसको थोड़ा हुआ कि इन्होंने मेरी हुकूमत उतारी, और नवाज शरीफ बदला लेने वाला खोरी किस्म का बंदा है। वो अपने दिल में एक रख लेता है कि मैंने बदला लेना है। तो जब वो दोबारा आया 97 में, तो फिर उसने फौज से नहीं बना के रखी, वरना उससे पहले तो वो गुलाम था। वो तो बूटों के नीचे लेटने वालों में से था, उसे क्यों उतारा था फिर अगर बेनजीर को लाना था तो इसलिए ये जो सारी कहानियां और ये सारा कुछ जो बना हुआ है, खुद कंफ्यूज थे। हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप भी थी उस टाइम कंफ्यूज थी। यानी वो लोग जिन्होंने रूस जैसी कुवत को जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, सोवियत यूनियन को टुकड़े टुकड़े हो गया वो लोग नवाज शरीफ को ला रहे हैं एक रेलू कट्टे को कि यार यहां बैठ जाए, हम पीछे से बैठ के कंट्रोल करेंगे। और इतनी उनकी रीडिंग नहीं थी कि ये बंदा कल को हमें ही डसेगा, और जब डस रहा है तो फिर भी उसको रियायतें दे रहे हैं। इसी तरह वहां पे है कि अगर किसी ने लिस्टें दी हैं तो उसको दोबारा क्यों आप इक़्तिदार में आने दे रहे हैं? अगर उसने लिस्टें दी, दोबारा इक़्तिदार में आई, दोबारा भी बुरे थे, तो फिर एनआरओ 2006-7 में क्यों दिया गया? एक बंदा 88 में बुरा है, 89 में बुरा है, 96 में फिर बुरा हो गया है, लेकिन 2007-8 में वो अच्छा हो गया फिर से। कॉमन सेंस मैं अगर सोचूं तो मुझे समझ नहीं आती, इसका मुझे कोई जवाब नहीं मिलता कि क्यों ये होता रहा है। मुझे थोड़ा सा ये बताइए, मैं आपके डेफिनेटली वीडियोस ऑलमोस्ट सारी ही देखता हूँ। बहुत नाराज आप भी थे, बहुत नाराज कुछ इंसाफियन भी थे शाहिद खान अब्बासी का नाम ईसीएल से हटाने पे। मेरा नजरिया इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है। या तो मैं किसी को लीडर ना मानूं, और अगर मैं लीडर मान लूं उसकी 22 साल की जद्दोजहद या उसकी ज़ात को देखते हुए कि कम से कम वो झूठा आदमी नहीं है, वो 2 नंबर नहीं है, वो कौम को धोखा नहीं देगा, तो शाहिद खान वाले मामले में आपकी आज की तारीख में 2 दिन पहले एक जज्बाता फौरी तौर पे ट्विटर भरा हुआ था, आज की तारीख में आप क्या कहते हैं? नहीं, ट्विटर पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने जिस तरह बात की है, और ज़ाहिर है जो तहरीक इंसाफ के मतलब इमरान खान के जो वोटर हैं, जो करीब तरीन लोग हैं, वो तो फौरन डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मेरी जो राय थी ना, वो मैंने एक पूरे टोटल सिनारियो में बात की थी कि एक ही दिन मोहम्मद अली दुरानी की शहबाज शरीफ से बात होती है, शहबाज शरीफ कुछ मुतालबात सामने रखता है कि मुझे जेल से निकालोगे तो मैं बात करूंगा। उसी दिन एक बड़े लोगों की बैठक भी होती है। उसी दिन खबर निकल के आती है कि शाहिद खाकान अब्बासी बाहर जा रहे हैं, और जिस खबर पे मुझे असल मसला था कि शाहिद खाकान अब्बासी के बाहर जाने की वजह यह है कि नवाज शरीफ को वो खास लोगों का पैगाम पहुंचाने जा रहे हैं। ये थी असल चीज, इस पर मैंने बात की थी। वो तो मैं अपनी कल की वीडियो में भी कह चुका हूं कि मेरे ख्याल में शायद खाकान अब्बासी वापस आ जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ ने तो यहां अपने असासे कुछ रखे हुए नहीं है, हार्डली कुछ, यहां पे चंद प्रॉपर्टीज हैं उसकी और
कुछ 2-4 गाड़ियां हैं और कुछ जमीन है। शायद खकान अब्बासी की तो पूरी की पूरी एयरलाइन यहाँ पे है, वो चला जाएगा अगर एब्सकॉन्डर हो जाता है किसी केस में, उसकी तो पूरी एयरलाइन कंफिस्केट हो जाएगी। खकान अब्बासी का बहुत बड़ा स्टेक है यहाँ पे, वो नहीं जा सकता बाहर मुल्क से। ये मेरी आप राय है कि वो वापस आज आएगा। वो मतलब कोई पैचअप कराने, कोई काम डाउन कराने, क्योंकि मुझे एक चैनल ने बुलाया था, इत्तेफाक की बात है, और ये भी आपके साथ शो करने की करामात है कि हाईलाइट हो गया, तो मैंने वहां बड़ा क्लियर कहा था, आज से 20-25 दिन पुरानी बात है, मैंने कहा था पीडीएम इज हिस्ट्री, फॉरगेट अबाउट रेजिग्नेशन, कुछ नहीं होगा। आप अब क्या कहते हैं? देखें, रेजिग्नेशन वाले तो इनके सारे लोग नहीं मानेंगे और ये अपने आप को बेनकाब नहीं करेंगे। इनको अगर 70% लोग इस्तीफे दे देते हैं, 80% दे देते हैं, 20% नहीं देते, इनकी तो कली खुल जाएगी सारी के यार, इन लोग ही इनके अपने इनके साथ नहीं है, ये इसलिए अवॉइड करेंगे इस्तीफे देना। लेकिन लॉन्ग मार्च ये जरूर करेंगे, यानी मरियम और फजलुर रहमान में ये बात तय है कि हमने लॉन्ग मार्च जरूर करना है, एक आखिरी कोशिश जरूर करनी है सेनेट इलेक्शन से पहले कि किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो, जब हम गुजरावाला पहुंचे और कोई हमारे साथ 30-40 हजार 50 हजार बंदा हो, जो सड़कों पे ज्यादा लगता है क्योंकि सड़क पतली है, वहां पे अगर 40-50 हजार बंदा हो तो वो बहुत पीछे तक लाइन चली जाती है। खुले मैदान में तो आप एक्सपोज हो जाते हैं, सड़कों पे आप जो है वो बना लेते हैं, फिर गाड़ियों का रश पड़ जाता है, आप सड़क ब्लॉक, तो जो नहीं भी है आपके काफिले में शामिल वो भी शामिल ऐसे लगता है कि हो गया, वो दबाव बन गया, तो फिर हमें फोन कॉल आ जाएगी। वो एक फोन कॉल, वो जैसे कहते हैं ना कि जीएचक्यू से एक कॉल आ जाए या पारा से, एक कॉल का सवाल है, वो एक कॉल आ गई तो ये सोचते हैं कि उसके बाद हम मामला तय कर लेंगे, ये उसे एक कॉल के लिए लॉन्ग मार्च जरूर करेंगे। लेकिन इस्तीफे देने वाले मामले में पीपल्स पार्टी का जो है वो अभी तक नहीं समझ आता कि वो क्यों अपनी सिंध की गवर्नमेंट कुर्बान करेंगे, क्योंकि खबरें ही हैं, जो मैंने अभी वीडियो में भी जिक्र किया, कल शेख रशीद ने मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में इसका एक लिहाज से एडमिट कर लिया है कि एक मुख्तदर शख्सियत ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कहा कि जरा पीपल्स पार्टी पे आप हाथ थोड़ा रखें, ठीक है वो पैसे जैसे दे रहे हैं मतलब तो ले, वो वसूल हो जाएगा बस, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने साफ इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी मैं तो इनसे हाथ मिलाने का रवादार नहीं हूं। तो शेख रशीद से जब सवाल पूछा मोहम्मद मालिक ने कि आप जो है वो क्या कहते हैं इस बारे में, तो उन्होंने कहा जी कि ना मेरी मर्जी ना किसी की, इमरान खान की मर्जी के बगैर किसी को रियायत नहीं मिलेगी। शेख रशीद ने कहा मैं वाजे कह रहा हूं। तो पता ये चलता है कि कंट्रोल में इमरान खान है और एनआरओ का रास्ता इमरान खान से होके गुजरेगा बेशक। तो लेकिन कोशिश आसिफ जरदारी लगा हुआ है कि ठीक है ये जो ओमनी ग्रुप और ये जो फेक अकाउंट के चंद अरब रुपए हैं ये ले लो, वापस ले लो मुझसे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ले लो पैसे, जितने भी केसेस हैं इसमें 10 अरब है 20 अरब है, ले लो वापस। और तो कोई केस ही नहीं है ना, टोटल 10-20 अरब रुपए हैं, वो आसिफ जरदारी के लिए क्या है ना, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं, वो आराम से दे देगा। तो आसिफ जरदारी तैयार है पैसे देने के लिए। और एक दफा प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया था कि मलिक रियाज के आप क्या कहते हैं कि उन्होंने भी ये भी गलत किया, वो भी उन्होंने कहा गलत किया तो वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पैसे वापस कर रहे हैं, 450 अरब वहां कमिट कर दिया है, लंदन से भी पैसे, तो पैसे अगर कोई दे दे तो मेरी कौन सा कोई जाती लड़ाई है किसी से, सब पैसे वापस कर दें तो बस ठीक है। तो इस तरफ जो है मामला जो है वो, क्योंकि पीपल्स पार्टी के ऊपर शक है, तो इस्तीफों वाला मामला तो नहीं होगा, पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी तो साफ साबित कर देगी कि हम जो है रिकंसिलेशन नहीं चाहते, जबकि आसिफ जरदारी आखिर तक कोशिश कर रहे हैं रिकंसिलेशन की। 2 दिन पहले राणा सनाउल्लाह एक चैनल पे आए हुए थे, उन्होंने कहा था कि ये लॉन्ग मार्च 23 मार्च तक भी जा सकता है, 23 अप्रैल तक भी जा सकता है, और 23 अक्टूबर तक भी जा सकता है। हाँ 23 अक्टूबर तक भी जा सकता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये वही है रिकंसिलेशन वाली, वही शहबाज शरीफ ग्रुप वाली बात है, क्योंकि याद रखें कि एक बात निकल के आई थी कि राना सनाउल्लाह पे ये जो इसका मंशियात का केस जो स्लो डाउन हुआ है, एक चक्कर इन्होंने भी आप पारा का लगाया था, ये खबर आई थी बाहर, और ये मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बोला गया है, कोई ये भी नहीं है कि ये किसी ने ऐसे ही सोशल मीडिया पे छोड़ दिया, ट्वीट कर दिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबर आई थी कि राना सनाउल्लाह एक चक्कर लगा चुके हैं। तो जब आप एक चक्कर लगा लें तो फिर आप शहबाज शरीफ ग्रुप में आ जाते हैं, आप नवाज शरीफ ग्रुप में नहीं रहते, तो आगे आपको फिर इसकी वो जो 6-7 लोग हैं जिनके मुतालिक मुसद्दिक मलिक ने कहा था कि विकेट के दोनों तरफ खेलना है, वो कौन कौन है? ये ख्वाजा आसिफ हैं, शहबाज शरीफ का भी पता है आपको, राना सनाउल्लाह भी हैं शायद, और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ख्वाजा साद रफीक का भी आप कह सकते हैं, वो भी हैं शायद, कुछ लोग हैं, क्योंकि लाहौर का जलसा अगर नाकाम होता है तो आप ख्वाजा साद रफीक को तो कम से कम ब्लेम करेंगे ना, वो कहां से जीते हुए हैं। ख्वाजा साद रफीक अपने बड़ा लीडर जी, स्टूडेंट टाइम से मैं लीडर हूं जी, मैं बड़ा सियासतदान हूं, और अगर आप लाहौर में 50,000 बंदा ना इकट्ठा कर सकें तो फिर तो है। और फिर आपको पता है परवेज मलिक साहब ने भी इस्तीफा दे दिया लाहौर की जो सदारत थी और वटेवर जो, और उसके बाद फिर और कोई कबूल ही नहीं कर रहा लाहौर की सदारत को, तो कुछ मामला तो हैं जो लोग विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं नून लीग में। आप ये बताइए, मैं भी अक्सर इसमें कुड़ता हूँ, कुछ बोलता भी हूँ, इमरान खान एक ब्रांड है, मान लिया, इमरान खान
ऑनेस्ट आदमी है, मान लिया। इमरान खान तंजीम साजी में 0/0 है। मतलब सैफुल्लाह नियाजी उनको कभी एक्टिव नहीं देखता, वो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, वो अपने घर से बहुत कम निकलते हैं। आमिर कियानी जनरल सेक्रेटरी है। खुदा ना करे, देखे मौत जिंदगी हर एक के हाथ है, और दूसरी हुकूमत आज है कल नहीं है। तो इमरान खान के बाद क्या ये मुस्लिम लीग जो कायदे आजम वाली थी उससे बुरा असर होगा पीटीआई का? वेल एट द मोमेंट तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है। कुछ लोग उम्मीद लगा के हो सकता है बैठे हों, शाह महमूद कुरैशी बैठे हो सकते हैं, असद उमर हो सकते हैं, उनको उम्मीद हो कि वो नेक्स्ट लीडरशिप ले लेंगे, या कुछ कुछ हैं, 2-4 लोग हैं जिनको होगा कि हम ऊपर आ सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब तक इमरान खान की इंडोर्समेंट किसी को नहीं मिलेगी और वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बना देते, प्रॉपर इंतखाबात नहीं हो जाते, एक तंजीम प्रॉपर नहीं बनती, मुझे नहीं लगता कि पीटीआई का कोई मुस्तकबिल है। इमरान खान के साथ है, इमरान खान का अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है तो मेरे ख्याल में ये तितर बितर हो जाएगी सारी पार्टी। बिल्कुल। कल रात को मेरी स्पोक्स पर्सन है इनके उस्मान बुद्दार के, चौधरी इफ्तिखार, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। मैंने कहा आपकी जो एक इकोनॉमिक वो सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है उसका इजलास हुए पीटीआई के कितना अर्सा हो गया? कह लें कि 1.5 साल से ज्यादा हो गया। तो इस जमात का इतना बुरा हाल है? देखिए आपस में खींचा तानी तो आपको पता है कि लगी हुई है, पुराने लोग नए लोग, ये खत्म ही नहीं हुआ 2011 के बाद। कुछ पुराने लोग, कुछ फिर पुराने को छोड़ भी गए, आपको पता है, जो पहले से साथ थे। तो ये जो खींचा तानी है, और फिर आपको पता है कि हमारे ये हम पाकिस्तानियों का ओवरऑल एक मसला है। इमरान खान ने ये सोचा था शुरू में, जो मैंने रीड किया है, कि एक ऐसा कल्चर लाएंगे कि मैं थोड़ा सा आजाद छोड़ूंगा लोगों को कि वो बोल सकें। अब सब कहते हैं जी इमरान खान को आप समझते बड़ा सख्त हैं, लेकिन वो बोलने देते हैं, लोग उनके सामने बड़ी बड़ी बात कर जाते हैं। नवाज शरीफ नहीं सुनता, आसिफ जरदारी नहीं सुनता लोगों की इस तरह से। इमरान खान ये कल्चर परवान चढ़ाना चाहते थे, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। पाकिस्तान ना जमहूरियत के लिए तैयार है, ना इस कल्चर के लिए तैयार। अभी हमारी वो ट्रेनिंग ही नहीं हुई। हमें जब बोलने का मौका दिया जाता है तो हर बंदा अपनी लॉबिंग शुरू कर देता है, इधर से कान भरेगा, कोई उधर से कान भरेगा, कोई इसके खिलाफ बात करेगा, कोई इसके। यानी या तो आप बोलने का मौका ही ना दें, डिक्टेटरशिप की तरह चलाएं पार्टी, जैसे नवाज शरीफ ने चलाई थी। वो चल रही है अभी तक, वरना सजाएं होने के बाद तो ये पार्टी टूट जानी चाहिए थी। लेकिन उसने ऐसे डिक्टेटरशिप की तरह चलाई है पार्टी कि लोग अब भी डरते हैं कि यार अगर ये डील करके वापस आ गए तो हमें उल्टा लटका देगा। यही डर है ना जिस वजह से नून लीग नहीं टूटी, क्योंकि वो एक डिक्टेटर है, वो बदला लेना जानता है, बदला लेता भी है, छंगा मांगा और बहुत सारे किस्से हैं उसके, आपको पता है। तो इमरान खान ने ये किया नहीं। बाद में उन्हें यह समझ आ जानी चाहिए थी, मुझे लगता है, आप पता नहीं समझ आई है यानी, कि पाकिस्तान इस कल्चर के लिए अभी तैयार नहीं है, इसके लिए हमें वक्त लगेगा। उस वक्त तक आपको डिक्टेटर की तरह पार्टी चलानी पड़ेगी। और ये मैं बात कर रहा हूं, हालांकि मैं बहुत हामी हूं कि लोगों को बोलने का मौका देना चाहिए, ऐसा माहौल होना चाहिए जहां पे फवाद चौधरी भी हो, शीरी मजारी भी हो, लेकिन उसी जगह अली मोहम्मद खान भी बैठा और भी लोग बैठे हों, जो एक नजरिया रखता है, दूसरा दूसरा नजरिया रखता है। लेकिन यहां पे आपको पता है फिर बोलेंगे तो आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। ये कल्चर चलेगा नहीं पाकिस्तान में जब तक ट्रेनिंग नहीं होती लोगों की। आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि बाबर सत्तार और एक साहब और जिनका बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज की तकरीरी हुई है, पार्लिमानी कमेटी में केस गया, 8 मेंबर थे, 4 अपोजिशन के, 4 पीटीआई के। अली मोहम्मद खान ने अगेंस्ट वोट दिया, 3 ने फेवर में दिया। ये कहानी क्या है? देखें जब आ जाती है उससे, अदालत ने अगर कर दिया है, अब हाई कोर्ट से आ गया है, तो मेरा ख्याल है कि अब ओवरऑल तो यही सोचना चाहिए कि ना ही मुखालफत ली जाए हुकूमत को, क्योंकि अगर आप करेंगे भी तो फिर भी जब तक जो है वो मुझे इसका अब इतनी एग्जैक्टली फिगर नहीं पता, कि मेरे ख्याल में जब तक सब इनकार ना करें आपका ये फिर भी हो जाता है। लाइक इसकी कोई ऐसी है, कोई पता नहीं कौन जिक्र कर रहा था कि ये फिर भी ये थ्रू हो जाना था, तो मिनॉरिटी में भी ये हो जाना था आई थिंक थ्रू, अगर कोई भी लोग इसको इंडोर्स कर देते तो। असल में इशू ये है जो मुझे लगता है, मुझे इशू हुकूमत के करने से नहीं है, बीच में टेक्निकलिटी से नहीं है। मुझे इशू ये है कि अगर मैं बाबर सत्तार होता और मैंने एक ओपन स्टांस पोजीशन ली होती कि पनामा में नवाज शरीफ के साथ गलत हुआ है, नवाज शरीफ का ये नहीं बनता, ये नहीं बनता, और वो तो कतरी लेटर को भी डिफेंड करते रहे हैं, ठीक है। मैं अगर बाबर सत्तार की जगह होता और मैंने ये प्रिंसिपल पोजीशन ली होती तो मैं ये कबूल ना करता पोजीशन। मैं ये कह देता जी कि मैं नहीं बन रहा, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने मेरा नाम दिया था, मैं एक ओपन पोजीशन ले चुका हूं इस टाइम, जो इंपॉर्टेंट तरीन केस है इस पे। आपको पता है कि सोशल मीडिया में भी बात हुई कि जी इसके खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। ये मुनाफकत होती है अगर हम बात ना करें। देखें मेरे बारे में आप कह सकते हैं कि मैं नवाज शरीफ और जरदारी से जो है वो शदीद नफरत करता हूं। मेरा आने का मकसद ये है कि ये दो जो हैं ये खत्म हो जाएं। अब ऑटोमेटिकली ये दो खत्म होंगे तो उसका फेवर जाता है इमरान खान को, ये ऑटोमेटिक है। लेकिन मेरा मकसद ये था कि ये जो बुराई है जिसको दोबारा हम पे मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, इसको रोका जाए, और ये वजह थी मेरे इस काम में आने की, असल वजह ये थी। सब कह सकते हैं, ठीक है।
अब अगर कोई मुझे ये कहेगा कि मैं एंटी नवाज हूं, एंटी जरदारी हूं, तो मुझे इस पर कोई दुख नहीं होगा। इसी तरह अगर आप एक जज हैं, आपको कहीं लगा दिया जाता है और मैं ये कहता हूं कि आप प्रो नवाज हैं, मैं अगर ये हाँ, कहता हूं आप प्रो नवाज हैं, तो इस पर किसी को एतराज नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल अगर सही। मुझे कोई कहे कि जज बन जाओ और नवाज शरीफ के केस का फैसला सुनाओ, मैं कभी भी न्यूट्रल होकर फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नवाज शरीफ के बारे में एक सर्टेन बायस रखता हूं, क्योंकि उससे बिल्कुल मुझे सही। नफरत है। उसके मुझे जो करतूत पता है, मैं कभी भी यानी उसने कुछ नहीं भी किया होगा तो मेरी जजमेंट शायद क्लाउडेड हो जाएगी, तो मैं इनकार कर दूंगा। ये करना चाहिए था बाबर सत्तार को, और हमें बोलना चाहिए भी और बोलेंगे भी कि ये साफी नून लीग का है, ये साफी पीपल्स पार्टी का, इसी तरह ये जज नून लीग का है और ये जज पीपल्स पार्टी का, और ये जज अगर कोई तरीके इंसाफ का, तो हम क्या लोग नहीं कहते कि ARY जो है वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट चैनल है? क्या जियो के बारे में नहीं कहते कि ये प्रो नवाज शरीफ चैनल? अगर मीडिया के बारे में ये बात खुल के अब हो रही है, तो जजेस के बारे में क्यों नहीं हो सकती जो मुस्तकबिल में आ रहे हैं? तो हम तो करेंगे भाई, ये कैसे हो सकता है कि हम ना कहें? तो एक बनाया जा रहा है एक पूरा सिलसिला कि ये सारे इस तरह के प्रो जजेस आ जाएं, तो बस ठीक है, फिर आते रहे, हम भी देख लेंगे फिर आगे क्या होता है। हम तो जरा खामोश तो नहीं रहेंगे जब फैसले होंगे। तो सही बात है। वकार देखिए, आप जैसे यूट्यूबर्स। पोटेंशियल सिर्फ ये है ना जो असल खतरा है। एक हेड जी ऑफ जी, जज आता है, उसकी बिल्कुल। कारकर्दगी अच्छी है, वो आप उसको परमानेंट कर देते हैं। जब वो परमानेंट हो जाता है, बीच में से क्योंकि पाकिस्तान का सिस्टम बड़ा अजीब है, अजीब 8 सीनियर जज उससे पहले पड़े हुए हैं, वो नहीं बन सकता सुप्रीम इसका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। पाकिस्तान में क्या ये नहीं होता कि 3 जज छुट्टी पे चले गए हैं लंबी? बिल्कुल अगर सही। किसी को जो सीनियर नहीं है ऊपर लगाना है और पहुंचाना है कुछ कुवतों ने, तो 3-4 जजेस को अच्छा खासा पैसा देकर किसी दूसरे मुल्क में ऑफशोर अकाउंट में, और वो बड़े कन्वीनियंटली छुट्टी चले जाएंगे कि हम खत्म, हम ऑलरेडी रिटायरमेंट ले रहे हैं, और वो चले जाएंगे और अचानक आपकी मर्जी का जज जो वो लग जाएगा वहां पे। ये होता है पाकिस्तान में, ये सिस्टम ऐसे चलता रहा है पाकिस्तान में। तो हम इतने नाइव हो जाए, नहीं जी वो तो नहीं बन सकते, उनसे पहले कोई 9-10 जज हैं वहां पे? सोचना चाहिए, यहाँ पे हमारे बहुत नाइविटी है पाकिस्तान में। वकार बस आखिरी बात आपसे करके मैं ख़त्म करूंगा, टाइम भी काफ़ी हो गया। आप, सिद्दीक जान, इमरान खान रियाज, ये बड़े यूट्यूबर्स हैं जो 99.99% सच बात करते हो, दिल लगती करते हैं। आप जहन साजी कर रहे हैं, आप तीनों इस कौम की जहन साजी कर रहे हैं। जब भी माशाल्लाह लाखों लोग देखते हैं, सब्सक्रिप्शन आती हैं आपकी और आपके व्यूज आते हैं। आप मेरे चैनल के जरिए कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे ताकि कौम की जहन साजी में आपका हिस्सा मेरे चैनल के जरिए भी पड़े? मैं एक ही सबसे ज्यादा करता हूं, ये वो वक्त है जब आप अगर कहना जी मैं न्यूट्रल हूं, तो आप असल में ये कह रहे हैं कि मैं मुनाफिक हूं। जब से दुनिया बनी है, अल्लाह ने 2 ग्रोह बनाए हैं, और मैं अक्सर इसका आयत का जिक्र करता हूं, हिजबुल्लाह और हिजबुल शैतान। 2 ग्रोह बने हैं जब से दुनिया आई है, कोई तीसरा दरमियान में न्यूट्रल ग्रोह नहीं आया आज तक। बिल्कुल सही। आपने बिल्कुल। फैसला करना है कि आप हिजबुल्लाह हैं या आप हिजबुल शैतान हैं, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है कि जो हिजबुल्लाह हैं वो फलाह पाएंगे, और जो हिजबुल शयातीन है वो खसारे में रहने वाले हैं, वो नुकसान उठाएंगे। बस आपने ये फैसला करना है। मैं हिजबुल शयातीन के खिलाफ इसको एक जद्दोजहद समझता हूं जो मैं ये काम कर रहा हूं। बिल्कुल ये सही मेरे बात है। लिए ना फेमस होने की के लिए मैं ये कर रहा हूं, ना मेरे लिए ये है कि मैं ये पैसा कमाने के लिए करूं। ये हिजबुल शयातीन के खिलाफ जंग है। मैं रोजाना कई बार मायूस होता हूं, थोड़ी देर के लिए फिर जागता हूं कि पाकिस्तान के मामले में मायूस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, हम फिर लड़ेंगे अगले दिन। फिर अगले दिन खबर आती है फलां के साथ रियायत हो गई, फलां को रिलीफ मिल गया, फलां के साथ बातचीत शुरू होगी, फिर थोड़ी मायूसी आती है। फिर अपने आप को उठाता हूं कि नहीं, जहां पाकिस्तान का मामला है नहीं होना। और अच्छी खबरों के हवाले से एक अच्छी खबर मिलती है, लोग अक्सर कहते हैं जी आप फलां स्कैंडल के बारे में बात नहीं कर रहे, तो मैं जवाब देता हूं कि 50 चैनल मुसलसल हर स्कैंडल को 50 मसाले लगा के आपको बता रहे हैं, फिर आप यूट्यूब क्यों देख रहे हैं? आप जियो ऑन करें, आपको हर वक्त वहां पे हुकूमत ने अगर एक गलती की है तो वो 50 साथ लगा के आपको बता रहे हैं, आप देखिए, इंजॉय करें अगर आपको ये अच्छा लगता है। सही बात। मैं जब कोई अच्छी खबर आती है ना, फॉर एग्जांपल मीशत के हवाले से आती है, रिसर्च भी करता रहता हूँ, डेटा मिलता है जबकि आपका करंट अकाउंट बढ़ गया, आपका जी फिजिकल डेफिसिट कम हो गया, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, जब ये खबर आती है ना, मैं आपको आज बता रहा हूँ, मैं ये अपने व्यूअर्स के साथ भी मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, इस पर शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अक्सर मेरी वाइफ कहती है कि आपको क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के हवाले से जब कोई खुशी की बात आती है तो मेरे जज्बात मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में अच्छा हो, मैं चाहता हूं कि तरक्की हो, जब मेरे वो जज्बात होते हैं मैं उसी का इजहार फिर वीडियो में करता हूं।
ये नहीं है कि मैं कोई मुझे पैसे देता है कि यार तुमने अच्छी बात करनी है। यही वजह है कि कई लोगों ने मुझसे, गवर्नमेंट के कई लोगों ने कई बार फोन भी किया, राब्ता भी किया, बात भी की। कभी मैं किसी से राब्ता ही नहीं रखता इस वजह से कि कल को कोई ये ना कह सके कि ये हुकूमत के कहने पे कोई बात कर रहा है। मैं वो बात करता हूं जो मेरे दिल पे लगती है जाके, और यही सबको करना चाहिए। आपका दिल मुतमिन होना चाहिए रात को जब आप सों, तो आपको पता हो कि अगर आपने जो बात की है वो अपने दिल से की है और अपने अपने नॉलेज के मुताबिक 100% सच्ची की है। हो सकता है आपको किसी ने इंफॉर्मेशन जहां से आपने उठाई हो, किसी डेटा गलत किसी ने लिख दिया हो वो, लेकिन आपने पूरा सच बोला है, ये आपका ज़मीर जो है मुतमिन होना चाहिए। और ये मैं रोज सुकून से सोता हूं कि मैंने सच्ची बात की है। और अगर कोई गलत बात मेरे मुंह से निकल जाए जो गलत साबित हो, मैं वीडियो डिलीट कर देता हूं और अगली वीडियो में लाजमी मेंशन करता हूं कि यार ये मैंने गलती से बात निकल गई, क्योंकि मैं लाइव करता हूं, कई बार हो सकता है कुछ गलत निकल जाए। मैं लाजमी मेंशन करता हूं, नहीं तो मैं अपनी वीडियो के नीचे कमेंट लिख देता हूं ये बात गलत हो गई थी, असल फिगर ये था, तो प्लीज इसको करेक्ट कर लें आप। यही तरीका होना चाहिए सबका। बहुत शुक्रिया वकार, अपना ख्याल रखिएगा। आपने टाइम दिया, फिर इंशाल्लाह बात होगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।